राउंड टेबल आयोजन में किए गए। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव और संचालन इन्वेस्ट यूपी के सीईओ आनंद ने की है। निवेशकों से डेटा सेंटर, हरित ऊर्जा, सीमेंट और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में बड़े निवेश का ऑफर। उत्तर प्रदेश में 69,000 करोड़ का निवेश तमाम बड़ी कंपनियां करने जा रही हैं। इसके प्रस्ताव भी योगी सरकार को मिल चुके हैं। 69,000 करोड़ के निवेश के जो प्रस्ताव हैं वो अलग अलग कंपनियां अलग अलग क्षेत्रों में निवेश करने जा रही हैं। इनमें चाहे हरित ऊर्जा का क्षेत्र हो या सेमीकंडक्टर का क्षेत्र हो, अलग अलग क्षेत्रों में बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश करने को तैयार हो गई हैं। 69,000 करोड़ का निवेश पिछले दिनों इन्वेस्ट यूपी की एक बैठक में तय हुआ है कि बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश आएंगी और निवेश करेंगी। उत्तर बरेली से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर ऑपरेशन तलाश जारी है। 29 थाना इलाकों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या की तलाश की जा रही है। पुलिस ने 58 टीम लगाई है। एक इंटेलिजेंस की टीम भी काम कर रही है। पिछले 2 दिन में 85 जगह पर लगभग 750 लोगों से पूछताछ की गई। पुलिस ने 45 संदिग्धों को हिरासत में लिया। कुल 58 टीमें बनाई गई हैं। 29 थाना क्षेत्रों में 2-2 टीमें हैं, जिनके द्वारा सुबह और रात के टाइम पे जाके ऐसे क्षेत्रों में जहां बाहर के लोगों को रहने की या तो संभावना है या कोई उनके पास इस तरह की इंटेलिजेंस इनपुट है या सूचना है, वहां जाके वो लोग वेरीफाई करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ के रहने वाले हैं और फिर उस एड्रेस का जहाँ का वो बताते हैं उसका सत्यापन कराया जाता है। तो अभी तक इन टीमों ने कल लगभग 85 पॉइंट्स पे इस तरह के लोगों की चेकिंग की है और उसमें लगभग 750 लोगों को चेक किया गया, जिनसे बातचीत की गई। राज्य में कोरोना के हालात पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि यूपी में कोरोना को लेकर कहीं कोई पैनिक नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, तैयार है। उन्होंने अफवाहों से बचने की अपील की। ब्रजेश पाठक ने कहा, इस बार का वेरिएंट खतरनाक नहीं, कहीं कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। इस बार का जो वेरिएंट है ये खतरनाक नहीं है, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। सरकार पूरी सतर्कता के साथ काम कर रही है, कहीं कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। आगरा में नकल करने के लिए छात्र छात्राओं ने हदें पार कर दी। आगरा कॉलेज में बीएड की चल रही परीक्षाओं में 2 छात्र और 2 छात्राओं ने नकल करने के लिए मोबाइल अपने अंडरगारमेंट में छिपा ली। सीसीटीवी में उनकी हरकतें संदिग्ध दिखने पर फ्लैग स्क्वाड ने उन्हें पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उनके अंडरवेयर में मोबाइल छिपे हुए मिले गए। चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर एक छात्र ने मोबाइल को जमीन पर पटक कर तोड़ भी दिया। उधर आगरा में बच्ची से रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। 5 साल की मासूम बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। आरोप के मुताबिक पड़ोस का रहने वाला शख्स उसे बहला फुसलाकर मंदिर ले गया और उसके साथ रेप किया। इसकी सूचना पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने आरोपी को घटना वाले दिन छोड़ दिया था। एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना का जगदीशपुरा पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेके अभियुक्त पंजीकृत कराया गया। इसी के क्रम में अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई। टीमों के द्वारा आज दिनांक 27/5/2025 को अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया एवं थाना जगदीशपुरा पुलिस के द्वारा अभियुक्त को मान्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त प्रथम दृष्टया मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। पीड़िता की काउंसलिंग की गई है। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। उधर पीएम मोदी की शुरू की गई राहवीर योजना अब यूपी में भी लागू हो गई है। जी हां, इस योजना के तहत हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले को सरकार की ओर से 25,000 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। गोल्डन ओवर यानी कि हादसे के बाद जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने वाले को ये मदद करने के लिए 25,000 का धन लाभ दिया जाएगा, क्योंकि सरकार घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने वालों को इनाम देगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना राहगीर योजना उत्तर प्रदेश में लागू कर दी गई है। इस योजना के तहत जो भी राहगीर सड़क हादसे में अगर कोई व्यक्ति घायल होता है, उसको वो राहगीर अस्पताल तक गोल्डन आवर के बीच में पहुंचाता है, उसे इनाम के तौर पर 25,000 रुपये दिए जाएंगे। यानी कि सड़क हादसे में घायल हुए व्यक्ति को गोल्डन आवर के बीच में, यानी कि उसकी जान बचाने के लिए उस राहगीर को 25,000 रुपये दिए जाएंगे। जो भी सड़क हादसे में व्यक्ति घायल होगा, उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए जो राहगीर, जो व्यक्ति आगे आएगा और उसे अस्पताल पहुंचाएगा और उसे त्वरित उपचार दिलाएगा, उसको योगी सरकार 25,000 रुपये देगी। उधर कानपुर में इस बार नोपता का असर कम देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये सब प्री मॉनसून आने की वजह से हो रहा है। आज से हवाओं की दिशा बदलने से दिन के तापमान में इजाफा होगा, अधिकतम तापमान बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। 15 जून तक मॉनसून जाने की संभावना जताई जा रही है। तापमान पिछले कई दिनों से 40 डिग्री के नीचे बना हुआ है। 3 जून से पहले अधिकतम तापमान जो था वो 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद तेजी से पारा चढ़ सकता है। मौसम विभाग ने 31 मई तक आंधी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। नौ तपे की शुरुआत 25 तारीख से हो चुकी है और ऐसे में नौ तपे में कहा जाता था कि नौ तपा के जो 9 दिन है सबसे ज़्यादा हीट होती है और ऐसे में तापमान 45 कहीं 46, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और यहाँ तक कि राजस्थान में इस दौरान तापमान 46-47 डिग्री तक पहुँचता। मगर इस बार 30 वर्षों का रिकॉर्ड बीट हुआ है। इस वक्त न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो पर आप देख सकते हैं कि मौसम में चेंज आया है और कहीं ना कहीं नौ तपे में बादलों की आवाजाही है, कहीं बूंदाबांदी। अगर वेस्टर्न यूपी की बात की जाए तो कई जगह बूंदाबांदी हुई, कहीं तेज़ बारिश हुई है, तेज़ हवाएं चल रही हैं और ऐसे में मौसम विभाग का मानना है कि 30 वर्षों का ये रिकॉर्ड बीट हुआ है। और हीट इंडेक्स भले ही बढ़ा है, उमस बढ़ी है, मगर तापमान में गिरावट आई है और ऐसे में तापमान 40 डिग्री के बीच में फ्लोट कर रहा है और इसने अपने कई रिकॉर्डों को तोड़ कर दिया है। अब उमस बढ़ने के साथ साथ परेशानियां भी लोगों की बढ़ी हैं। लखीमपुर खीरी में एक शादी समारोह में उस वक्त लोगों के होश उड़ गए जब दुल्हन ने शादी के बाद दूल्हे के साथ जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद मामला थाने पहुंचा। ये पूरा मामला क्या है, जानिए इस रिपोर्ट में। लखीमपुर खीरी में चंडीगढ़ से बारात आई थी। धूमधाम से दूल्हा दुल्हन ने 7 फेरे लिए। शादी खत्म हुई, लेकिन जब विदाई का वक्त आया तो दुल्हन ने जाने से इनकार कर दिया। लड़की की माने तो जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए जीवन साथी चुना, वो अपने साथ आए दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शराब के नशे में धुत था। दुल्हन की मां का कहना है कि दूल्हे के परिजन और दोस्तों ने नशे में गाली गलौज की और मारने पीटने की धमकी भी दी। इसीलिए दुल्हन ने विदा होने से साफ इनकार कर दिया। हाँ, ये लोग सब दारू पिए थे भैया। हाँ, सब दारू पिए थे और मेरे लड़कों को खतरा है, मेरा खतरा है। उन लोगों को मेरी मजबूती चाहिए। मेरे 4 लड़के हैं और मेरे जो है बहन के लड़के हैं, सब आए हुए हैं, तो सबको पहचानवा भी रहे थे बाहर कि उनको बाहर निकलना नहीं करी, विदाई हमने नहीं करी, कलेवा भी नहीं हुआ, नहीं हुआ कलेवा। शादी पूरी हो गई, शादी इससे हो गई। हाँ, फेरे खाली हुए। दूल्हा और उसका परिवार दुल्हन और उसके माँ बाप के सामने गिड़गिड़ाते रहे, विदाई कर दो, लेकिन दुल्हन ने किसी की नहीं सुनी और दोनों परिवार शादी के मंडप से उठकर सदर कोतवाली पहुँचे। मैं तो बहुत उम्मीदों से आए थे कि दुल्हन लेके जाएंगे, इतना सारा खर्चा किया और ये जाने को तैयार नहीं है हमारे साथ। इस समय कहाँ आ गई? कोतवाली में आ गई हूँ इनकी वजह से। नहीं तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि भाई कोतवाली में खड़ा होना पड़ता। अब क्या निर्णय हुआ? अब हो गया कि वो अपने घर जा रही हैं और हम सामान सब वापस हो गया। हाँ, हमने इनका सामान वापस कर दिया है और इन्होंने हमारा वापस कर दिया। हमारा आज से इनके साथ सारा रिश्ता खत्म। ये अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। सदर कोतवाली पहुंचकर दोनों के परिवार में हंगामा खड़ा हो गया। वहीं चंडीगढ़ से बारात लेकर आए दूल्हे ने दुल्हन से माफी भी मांगी और पैर तक छूने की बात कही और 7 फेरों की कसम देकर घर चलने को कहा, लेकिन दुल्हन ने उसकी एक नहीं मानी। थाने में इसलिए आना पड़ा कि मेरी शादी थी 23 तारीख को मंगलम। हाँ, परसों मेरी शादी थी 23 तारीख को मंगलम में। उसके बाद फेरे इनके घर पे हुए, लड़की वालों के घर में। राधा है मेरी बीवी का नाम।
सुबह फेरे होने के बाद इनके भाई और इनके पापा ये बोल रहे हैं कि हम लड़की नहीं भेजेंगे। मैं इनके घर 3 बार माफ़ी भी मंगाया हूँ। जो भी हमारी शादी में किसी ने भी जो मर्जी कुछ भी बोला हो, जो भी गलतियाँ हुई हो, मैं खुद जाके अपने हाथों से मतलब माफ़ी मांगी है। फिर भी ये लोग मतलब मना कर रहे हैं कि हम अपनी लड़की नहीं भेजेंगे जी। क्यों ऐसा करना है? ये तो जी अब पता नहीं लड़की के ऊपर दबाव है क्या है। आखिरकार शादी में दिया गया सारा सामान कोतवाली में मंगवाकर दूल्हे को वापस दे दिया गया। साथ ही दूल्हे ने भी सारा सामान दुल्हन को वापस कर दिया और दुल्हन अपने परिवार के साथ अपने घर वापस चली गई। लखीमपुर खीरी से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। आम तो आपने हो सकता है कई तरह के खाए होंगे, लेकिन पश्चिम यूपी का एक अनोखा आम ऐसा है जिसकी इंदिरा गांधी भी मुरीद रही है। आम का नाम है रटौल। अब आम की इस वैरायटी को ग्लोबल पहचान मिल गई है। इस आम की वजह से अब बागपत के रटौल गांव के चर्चे 7 समंदर पार भी हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बागपत के रटौल गांव में आम की खुशबू को वैश्विक पहचान मिल गई है। आम की इस वैरायटी को अब जीआई टैग मिल गया है। रटौल आम सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में पश्चिम यूपी में ही पाया जाता है, इसलिए आम की इस वैरायटी को जीआई टैग दिया गया है। रटौल का जो ओरिजिनेट है वो रटौल कस्बा है जो आजकल जनपद बागपत में है। पहले ये जो हिस्सा था मेरठ का ही था। बागपत जिला बनने के बाद जो मेरठ में आम की फल पट्टी है, एक तो 2 फल पट्टी हैं, एक तो शाहजहाँपुर किठौर वाला एरिया है और एक ये पश्चिम साइड में जानी खुर्द वाला इलाका है जो बागपत से लगता है। तीसरी जो आम फल पट्टी थी वो खेकड़ा पिलाना ब्लॉक की थी, जिसमें जो हमारा रटौल कस्बा भी आता है। तो रटौल बेसिकली ओरिजिनेट है हमारा बागपत से। यहीं से बताया जाता है कि पाकिस्तान में भी यहीं से इसकी कलम गई थी। वैश्विक पहचान रखने वाले वेस्ट यूपी के रटौल आम की जड़ें तो हिंदुस्तान में है, लेकिन बंटवारे के वक्त कुछ पौधे यहाँ से ले जाने वाले पाकिस्तानी इसे अपने यहाँ अनवरी रटौल के तौर पर बताते हैं। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी भी इस आम के मुरीद रह चुके हैं। और इसमें कम गुद्दा बोलते हैं जिसको, कम निकलता, गुठली इसकी थोड़ी मोटी होती है। टेस्ट बहुत अच्छा है। देखिएगा, इंदिरा जी थी, इंदिरा जी कोई ज़मीन से ऐसे तो जुड़ी हुई नहीं थी कि उनको बागों के बारे में पता हो, इन फसलों का पता हो। ये एक कड़वी सच्चाई है। उन लोगों को भेंट करते थे जाकर। रटौल बिल्कुल दिल्ली के पास था, वहाँ से भी जाते होंगे, कुछ पॉलिटिकल लोग भी थे वहाँ। अटल जी के लिए भी जाते थे, चौधरी चरण सिंह तो वहाँ हर चीज़ को जानते थे। रटौल आम का साइज छोटा जरूर है, लेकिन मिठास और खुशबू ऐसी है कि भुलाए नहीं भूलती। बागपत के रटौल गांव में एक दौर ऐसा भी हुआ जब आम की दावत खाने के लिए देश के दिग्गज लोग आते थे। इसके अलावा गांव से दिल्ली में प्रधानमंत्री को भी रटौल का आम भिजवाया जाता था। रटौल आम समूचे विश्व में अपनी धाक रखता है। हालांकि रटौल आम बागपत में होता है। बागपत में एक गांव का नाम रटौल है, इसीलिए उसका नाम रटौल पड़ा, लेकिन रटौल आम की खुशबू खींच लाती है। उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, मेरठ। इटावा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 सरसों का तेल फैलने से कई रेल यात्री फिसल पड़े हैं। यहाँ पर ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। कई रेल यात्री फिसल कर गिरे हैं जिन्हें चोटें आई हैं। आरपीएफ के जवान भी गिरे, लेकिन ज़्यादा चोट उन्हें नहीं आई। ये देखिए तस्वीर आपके सामने। सरसों के तेल से रेल यात्रियों के फिसलने की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे रेल सुरक्षा बल के अधिकारी और जवान भी फिसल कर गिरते हुए नजर आए।